इस वक्त सूरज पहाड़ियों के पीछे हो रहा था। जंगल और ढलान के दरख्तों पर शाम का अंधेरा उतरने लगा था। करीम भाई के चेहरे पर खुशी के तासरात थे। कहने लगा, हमारा आदमी देवलाली गैरिजन से ट्रेन की रवानगी का सुराग नहीं लगा सका होगा। मालूम होता है कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। खैर, अच्छा हुआ हमें ट्रेन की इत्तला मिल गई। अब हमारा वार खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इंशाअल्लाह हम टारगेट मार लेंगे। हम पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीर के मुसलमानों की दुश्मन इंदिरा गांधी को बता देंगे कि मुसलमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है और उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकती। करीम भाई ने घास में छुपाए हुए रॉकेट लॉन्चर निकालकर एक लॉन्चर मुझे दिया, एक अपने पास रख लिया और बोला, ये इस्लाम और कुफर की जंग है जिसमें अगर हम साबित कदम रहे और सिर्फ खुदा और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जिहाद करते रहे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लॉन्चर सामने रखकर टारगेट को देखो। हम दोनों ने रॉकेट लॉन्चर घुटनों के बल खड़े होकर अपने अपने कांधों पर रखे और नीचे प्लेटफार्म को और रेलवे लाइन को निशाने में से देखा। प्लेटफार्म पर जो थोड़े थोड़े फासले पर 6-7 खंबे लगे थे, उनकी बत्तियां रोशन हो गई थीं और टारगेट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। अभी हमने लॉन्चरों में रॉकेट नहीं डाले थे। हम बैठ गए और लॉन्चर सामने जो पत्थर की बड़ी ढलवान सी थी उसके साथ लगा दिए। अब मुझे महसूस हुआ कि हमारा इस मास्टर सिपाही ने ट्रेन पर रॉकेट फायर करने के लिए बड़ी मौजूद जगह का इंतखाब किया था। इससे बेहतर, उससे ज़्यादा वीरान और बेआबाद रेलवे स्टेशन शायद सारी भोपाल झांसी लाइन पर नहीं था। खुदा जाने अंग्रेज़ों ने यहाँ क्या सोचकर स्टेशन बना दिया था, क्योंकि आसपास कोई गाँव तक नहीं था। हो सकता है अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ कोई आबादी हो, मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी और ये वीरानी हमारी बेहद मददगार साबित हो रही थी। जिस तरफ से ट्रेन ने आना था उस तरफ रेलवे लाइन पर दूर एक आउटर सिग्नल था। ये डबल सिग्नल था, चूँकि ये सिग्नल सिंगल ट्रैक रेलवे स्टेशन था, इसलिए पीछे किसी स्टेशन पर पैसेंजर और मालगाड़ियों को रोककर एक्सप्रेस गाड़ियों को पहले गुजारा जाता था। जब दिल्ली की तरफ से कोई गाड़ी यहाँ से भोपाल और देवलाली की तरफ जाती तो डबल सिग्नल की जो बत्ती सुर्ख होती वो सब्ज़ हो जाती, और जब भोपाल की तरफ से कोई ट्रेन आती तो दूसरे सिग्नल की जो बत्ती बादामी रोशनी दे रही होती थी वो गायब हो जाती। इसका मतलब था कि भोपाल की तरफ वाली सिग्नल की बत्ती जो पहले सुर्ख थी अब सब्ज़ हो गई है और ट्रेन को स्टेशन के रन थ्रू गुजरने का इशारा मिल गया है। ये सारी बातें मुझे करीम ने बताई। हमारी नज़र में थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे लाइन पर कुछ फासले पर लगे हुए सिग्नल के खंभे की तरफ उठ जाती थी। डबल सिग्नल की एक बत्ती सुर्ख थी और दूसरी बत्ती में सफ़ेद रोशनी थी। उसका मतलब था कि अभी सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। हमारे पीछे पहाड़ी की चढ़ाई थी जिस पर उगी हुई जंगली झाड़ियां रात के अंधेरे में डूब गई थीं, क्योंकि सूरज पहाड़ियों के पीछे गरूब हो चुका था। अगर ऊपर से कोई नीचे देखता तो हम उसे नज़र नहीं आ सकते थे। एक तो जहां हम बैठे थे वहां अंधेरा था, दूसरे हम चट्टानों की ओट में थे। करीम ने चमकीली सुइयों वाली कलाई की घड़ी पर निगाह डालकर कहा, ट्रेन को भोपाल से चले, हमारे आदमी की इत्तला के मुताबिक 1 घंटा हो गया है। उसे किसी स्टेशन पर रुकना नहीं है, इसलिए अब किसी वक्त भी यहाँ पहुँच जाएगी। अब रात हो गई थी, अंधेरा हमारे चारों जानिब फैल गया था। सिवाय नीचे प्लेटफार्म की रोशनियों के सारे इलाके में किसी जगह कोई रोशनी नहीं थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घने जंगल की तरफ से थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी परिंदे की कुहू कुहू की आवाज़ आ जाती थी। हैरानी और खुशी की बात थी कि अभी तक नीचे मडघाट स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक भी आदमी चलता फिरता नजर नहीं आया था। फिर एक आदमी स्टेशन ऑफिस के बरामदे से निकलकर प्लेटफार्म के मगरबी सिरे की तरफ जाता नजर आया। करीम भाई और मैं उसे गौर से देख रहे थे। उसने कहा, यह सिग्नल डाउन करने जा रहा है। मुझे यकीन है ये मिलिट्री ट्रेन को रन थ्रू किया जा रहा है। हम बिल्कुल बेहिस्सो हरकत नीचे उस आदमी को आउटर सिग्नल की तरफ जाते देख रहे थे जहां प्लेटफार्म खत्म होता था और ढलान उतरती थी। वो वहां जाकर रेल की पटरी के करीब अंधेरे में हमारी नज़रों से ओझल हो गया। करीम कहने लगा, सिग्नल की रोशनियों पर निगाह रखना। अगर सुर्ख बत्ती सब्ज़ हो गई तो इसका मतलब होगा कि झांसी से आने वाली कोई एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ रुके बगैर गुजरने वाली है। अगर दूसरे सिग्नल की सफ़ेद रोशनी गायब हो गई तो उसका मतलब होगा कि भोपाल की जानिब सिग्नल की जो बत्ती पहले सुर्ख थी वो सब्ज़ हो गई है और कोई ट्रेन यहाँ से रन थ्रू गुजरने वाली है, और ये ट्रेन फौजी अमुनीशन वाली गाड़ी ही होगी। हमने अपने अपने लॉन्चरों में रॉकेट चढ़ा लिए। ये रॉकेट लॉन्चर सेफ्टी कैच वाले लॉन्चर थे। हमारी उंगलियां ट्रैगर पर थीं, मगर हमने अभी सेफ्टी कैच नहीं खोले थे। हम अंधेरे में बुत बने अपनी आंखें दूर सिग्नल की सुर्ख और सफ़ेद बत्तियों पर जमाए हुए बैठे थे। रात की मौत ऐसी खामोशी में हमें सिग्नल बदलने की हल्की सी आवाज़ आई। उसके साथ ही एक सिग्नल की सफ़ेद रोशनी गायब हो गई। करीम भाई ने बेख्तियार होकर कहा, हमारी गाड़ी आ रही है। लॉन्चरों के सेफ्टी कैच खोल दो, मगर उंगली ट्रैगर के नीचे रहे।
मैंने भी अपने लॉन्चर का सेफ्टी कैच खोल दिया और लॉन्चर अपने सामने रखकर उंगली ट्रैगर के नीचे कर दी। हमने कुल 6 रॉकेट ट्रेन पर फायर करने थे। एक रॉकेट हमारे लॉन्चर में लोड था और दो रॉकेट हमारे करीब ही जमीन पर पड़े थे। सिग्नल की बत्ती सब्ज हो चुकी थी। ये रोशनी हमें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उसका रुख भोपाल से आने वाली ट्रेन की तरफ था। हमारी जानिब उस सिग्नल का जो रुख था उसकी सफ़ेद रोशनी गायब थी। हमारी आंखें उस तरफ थीं जिधर से ट्रेन ने घने जंगलों की तारीकी में से निकल कर आना था। हम हमतन गोश भी थे क्योंकि वहाँ इतनी गहरी खामोशी थी कि इंजन की आवाज़ दूर ही से हमें आ जानी चाहिए थी, और ऐसा ही हुआ। सिग्नल डाउन होने के कोई 15-20 मिनट बाद बहुत दूर घने जंगलों की खामोशी में रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। करीम भाई ने यह आवाज़ सुनते ही कहा, आला ट्रेन आ रही है। हम चौकस हो गए और लोडेड लॉन्चर हमने अपने सीने के साथ लगा लिए। हम बिल्कुल खामोश थे। हमारी निगाहें दूर जंगल के अंधेरे में उस तरफ लगी थीं जिस तरफ से इंजन की रोशनी ने नमूदार होना था। उल्टी गिनती शुरू हो रही थी। टारगेट लम्हा बेलम्हा हमारे करीब आ रहा था। अगर ये एमुनेशन वाली फौजी ट्रेन ही थी तो थोड़ी ही देर बाद मिड घाट के वैरान स्टेशन पर क़यामत बर्पा होने वाली थी। बारूद के धमाकों और शोलों का एक ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला था कि जिसका इस सारे इलाके के दरख्तों और पहाड़ों ने पहले कभी मुशाहिदा नहीं किया होगा। अब हमें दूर से रेल के इंजन की छुक छुक की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ दूर से ही आ रही थी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही थी। करीम बोला, गाड़ी की रफ्तार बहुत कम है। वाकई इंजन की छुक छुक बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। यहाँ पहाड़ी ट्रैक की चढ़ाई थी। करीम भाई आहिस्ता से बोला, गाड़ी की रफ्तार कम होना हमारे लिए बहुत बेहतर है। ट्रेन अगर यहाँ पानी लेने के लिए न भी रुकी तब भी हमारे लिए टारगेट मार लेना आसान होगा। ट्रेन ने रात के अंधेरे में किसी पहाड़ी का मोड़ काटा तो उसके इंजन की रोशनी दूर से झलमलाती हुई नजर आई। ये रोशनी और इंजन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब होने लगी। मेरे मास्टर सिपाही ने कमांडो ऑफिसर की तरह आहिस्ता से हुक्म दिया, स्टैंड टू। हमने अपने अपने लॉन्चरों में लोड किए हुए रॉकेट चेक किए। सेफ्टी कैच पर हाथ फेर कर देखा कि वो ओपन थे। उसके बाद लॉन्चर अपने अपने बाएं कंधे पर रख लिए। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करीब आ रही थी। उसके इंजन की रोशनी फैलती जा रही थी। इंजन ने विसल दिया। दूसरे इंजन की सीटी की आवाज़ पीछे से आई। ट्रेन को 2 इंजन लगे हुए थे। इंजन की छुक छुक की आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। न वो कम हुई थी न ज़्यादा हुई थी। उसका मतलब यही था कि ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी नहीं बल्कि गुजर जाएगी। खुदा जाने कहाँ से स्टेशन का एक बदकिस्मत मुलाजिम हाथ में सब्ज़ बत्ती वाली लालटेन लिए प्लेटफार्म पर आ गया और लालटेन को आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। करीम भाई ने कहा, नीलिंग, और हम दोनों घुटनों के बल खड़े हो गए। ट्रेन अब आउटर सिग्नल की हदूद से निकलकर प्लेटफार्म में दाखिल हो गई थी। बिजली के खंभों की रोशनी में हमें ट्रेन साफ नजर आने लगी। हमारी खुशी की कोई इंतहा न रही। ये मालगाड़ी थी। उसका अगला इंजन एक ही रफ्तार से छुक छुक करता प्लेटफार्म पर आगे बढ़ रहा था। पीछे एक डब्बे में रोशनी थी। करीम ने आहिस्ता से कहा, तुम उस रोशनी वाले डब्बे को हिट करोगे। ये सिक्योरिटी गार्ड का डब्बा है। मैंने लॉन्चर सीधा करके इंजन को जद में ले लिया। करीम सरगोशी में बोला, टारगेट हिट होना चाहिए। मैं पिछले चौथे डब्बे को हिट करूंगा। ओके गो। मालगाड़ी का इंजन अब प्लेटफार्म के बिल्कुल दरमियान में आ गया था और वो एक ही रफ्तार से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक इंजन से कुछ सेंटीमीटर आगे का निशाना लिया और अल्लाह का नाम लेकर ट्रैगर दबा दिया। मेरे लॉन्चर में से शूं करके रॉकेट निकला और इंजन के साथ वाले सिक्योरिटी गार्ड वाले डब्बे में लगने की बजाय इंजन पर जा लगा और एक खौफनाक धमाके से फट गया। इंजन में आग लग गई और उसकी छुक छुक हल्की हो गई। मेरा रॉकेट शायद इंजन के पहियों पर जाकर लगा था। करीम ने चीख कर कहा, क्या कर रहे हो? उसके साथ ही उसके रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड वाले डब्बे में घुसकर जबरदस्त धमाके से फटा और इस डब्बे को आग लग गई। आदमियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। इंजन आहिस्ता आहिस्ता रिंग रहा था। गाड़ी भी आहिस्ता आहिस्ता रिंग रही थी। गाड़ी की आखिरी बोगियां हमारे सामने थीं। गाड़ी के पीछे से मशीन गन्नों और राइफलों के फायरिंग शुरू हो गई। मालूम हुआ कि पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड का डब्बा लगा था। हमारे दूसरे दोनों रॉकेट बारी बारी ट्रेन के दरमियानी डब्बों में जाकर लगते और लोहे की चादरों को चीरकर अंदर जाकर फटे। अंदर जो असला था उसमें क़यामत खेज धमाके शुरू हो गए। हम दौड़कर दूसरी तरफ चले गए। करीम ने चलाकर कहा, पिछले दोनों डब्बों को हिट करेंगे। हमारे लॉन्चरों में आखिरी एक रॉकेट लोड था। दूसरे ही लम्हे हमारे ये दोनों रॉकेट एमुनीशन की ट्रेन की पिछली 2 बोगियों में आगे पीछे जाकर हिट हुए। ये वो डब्बे थे जिनमें नीपाम रॉकेटों के क्रेट भरे हुए थे। मेरे अल्लाह, इन दोनों डब्बों में जो 2 धमाके हुए उनकी आवाज़ में क़यामत तक नहीं भूल सकूंगा। पहाड़ों में जैसे जलजला आ गया। आग, धुएं और शोलों की काली कटाएं से मुड़ काट के प्लेटफार्म से बुलंद हुई। इन कटाओं में धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। नीपाम रॉकेट फटने लगे। उन्होंने असला की सारी गाड़ी में आग लगा दी। ये बारूद की आग थी जिसके शोले धमाकों के साथ बुलंद हो रहे थे। रॉकेट धुएं के बादलों में से निकल कर दाएं बाएं ऊपर नीचे दरख्तों, पहाड़ियों, चट्टानों, स्टेशन की दीवारों से टकराकर हैबतनाक धमाकों के साथ फट रहे थे और आग लगाते जा रहे थे।
सारी ट्रेन शोलों की जद में थी, हर तरफ आग लगी थी, स्टेशन उड़ गया था, ज़बरदस्त धमाके हो रहे थे, गोला बारूद फट रहा था, पहाड़ हिल रहे थे, चट्टानें लरस रही थी, निपाम रॉकेट हवाइयों की तरह फिजा में बुलंद होकर फट रहे थे। करीम ने चिल्लाकर कहा, गो। हमने रॉकेट लॉन्चर झाड़ियों में फेंके और टीले की दूसरी तरफ नशेब में दौड़े। हम अंधेरे में दौड़ते चले जा रहे थे। ये रास्ता हमने उनकी रोशनी में देखा हुआ था, इसलिए हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। हम ढलान से उतरकर हमवार रास्ते पर दरख्तों के दरमियान आ गए। यहाँ ऊंची हाथी छपवा घास के दरमियान एक पगडंडी थी, जिस पर गुजरकर हम दिन के वक्त दरिया पर गए थे। हम आगे पीछे तेज तेज कदम दौड़ते पगडंडी से गुजर गए। सामने दरिया आ गया। स्टेशन पर गोला बारूद के धमाके अभी तक जारी थे। निपाम रॉकेट आसपास के दरख्तों में फट रहे थे। इन रॉकेटों ने जगह जगह आग लगा दी थी। इन रॉकेटों में आग लगाने वाला मवाद भरा हुआ था। स्टेशन की तरफ आसमान रोशन था, शोले बुलंद हो रहे थे, बिजलियां सी चमक रही थीं, धमाकों से जमीन लर्ज रही थी। आग के शोलों की वजह से आसमान रोशन था। इस रोशनी में दरिया की सतह नजर आ रही थी। दरिया चढ़ाव पर था, उसका बहाव काफी तेज था। करीम भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने उसे बताया कि 400-500 रुपए हैं। वो दरिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब हमें दरिया के पार जाना है, दरिया का बहाव तेज है, हो सकता है हम दरिया पार करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाएं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दरिया के दूसरे किनारे पर जहां भी निकलो वहां मेरा इंतजार न करना। रातों रात भोपाल वाले होटल में पहुंचकर तुम्हारा जो खद्दर का लिबास वगैरह पड़ा है उसे गायब कर देना। अगर तुमसे पहले मैं वहां पहुंच गया तो मैं तुम्हारे कपड़ों को वहां से ले जाऊंगा, क्योंकि सुबह होने तक मिलिट्री पुलिस भोपाल के स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में लेकर चेकिंग शुरू कर देगी। हो सकता है वो स्टेशन वाले होटल में भी आए। उन्हें तुम्हारे कमरे में जैनी भक्तों वाले तुम्हारे कपड़े मिले तो ये बात तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल अगर रातों रात भोपाल पहुंच सके तो ठीक है, अगर दिन निकल आया तो भोपाल वाले होटल का रुख न करना, वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी यकीनन मौजूद होंगे। मैंने कहा, हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। करीम भाई ने कहा, ओके, मैं दरिया में उतर रहा हूँ। और करीम ने दरिया में छलांग लगा दी। मैंने भी उसके पीछे छलांग लगा दी। पानी का बहाव वाकई बड़ा तेज़ था। देखते देखते दरिया की तेज़ रफ्तार मौजें करीम को मुझसे काफ़ी दूर ले गईं। हम दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर तक मुझे करीम पानी में हाथ चलाता नजर आता रहा, फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। मैं खुद बड़ी तेज़ी से तैरकर दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश में लगा हुआ था, मगर दरिया का बहाव मुझे आगे ही आगे लिए जा रहा था। दरिया चढ़ा हुआ था तो उसमें तैरना बहुत मुश्किल होता है। आदमी सिर्फ पानी के बहाव के साथ ही आसानी से तैर सकता है। मैं बड़ा अच्छा तैराक था, मेरे बदन में ताकत भी थी। उसके बावजूद दरिया की बिखरी हुई मौजें मुझे कुछ नहीं करने दे रही थीं। एक जगह दरिया के एन दरमियान में गर्दाब था, जहाँ पानी एक मरकज़ के गिर्द तेज़ी से घूम रहा था। मैं उस गर्दाब में फंसते फंसते बचा। मैंने तैरते तैरते इधर उधर देखा, मगर करीम भाई मुझे कहीं नजर ना आया। यहाँ अंधेरा था और फटते हुए गोला बारूद और नीपाम रॉकेटों के फटने की रोशनी और धमाके दूर गिरते जा रहे थे। दरिया का पार्ट भी काफ़ी बड़ा था। मुझे इस बात की खुशी थी कि हमारा कमांडो ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा था और हमने नीपाम रॉकेटों और गोला बारूद से भरी हुई भारतीय फौजी ट्रेन उड़ा दी थी, जिसका सारा असला कश्मीर के महाज पर कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। मैं दरिया की तूफ़ानी मौजों से लड़ता, एक ख़ास रफ्तार के साथ बाजू और टांगे चलाता दरिया के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अंधेरे में मुझे दूसरे किनारे के दरख्त करीब आते नजर आने लगे। आखिर मैं दूसरे किनारे पर पहुंच गया और झाड़ियों को हटाता हुआ किनारे की गीली और कच्ची मुंडेर पर चढ़ गया। मैं थक गया था, वहीं 2-4 मिनट बैठा रहा। मेरी पतलून और जैकेट पानी में शराबूर हो गए थे। मैंने दोनों कपड़े उतारकर जितना निचोड़ सकता था निचोड़कर दोबारा पहने और खुदा का नाम लेकर दरख्तों में चलने लगा। वहाँ मुझे करीम भाई आसपास कहीं नजर नहीं आया था। उसने बताया था कि दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के पीछे एक सड़क आएगी, जहाँ से रात को चलने वाले किसी ट्रक में मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। ये कोई यकीनी बात नहीं थी। बहरहाल एक तरबियत याफ्ता कमांडो टारगेट मारने के बाद दुश्मन के इलाके से निकल आए तो उसके लिए वापस अपने हाइड आउट में पहुंचना इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि मैं झांसी भोपाल रोड से काफ़ी दूर हो गया हुआ और मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा खतरनाक और गुंजान जंगलों वाले इलाके में निकल आया था। यहाँ दरख्त इस किस्म के थे कि उनके तने सतूनों की तरह काफ़ी ऊपर तक चले गए थे और उनके ऊपर गन्नी शाखें एक दूसरे से मिल गई थीं। दरख्तों के दरमियान घास, जंगली झाड़ियाँ और पत्थर बिखरे हुए थे। अंधेरा ज़्यादा था। मैं काफ़ी देर तक चलता रहा। न दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हुआ, न झांसी भोपाल रोड ही नज़र आई। मुझे एहसास हुआ कि दरिया की मौजों ने मुझे काफ़ी आगे पहुँचा दिया है। एक जगह रुककर मैंने सिमत का तयन करने की कोशिश की और फिर चलने लगा। एक तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था, दूसरे झाड़ियाँ रास्ता रोक रही थी। मैं गैर इरादी तौर पर मशरक़ की जानिब होता गया, जबकि मुझे मगरिब की सिमत चलना चाहिए था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो गया और अब इतने घुने दरख्त आ गए कि उनकी शाखें ज़मीन को छू रही थीं। मैंने सोचा कि कोई मुनासिब जगह देकर मुझे रात गुजार देनी चाहिए। उनकी रोशनी में पता चल सकेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे किस तरफ जाना चाहिए।
मुनासिब जगह वहाँ कोई भी नहीं थी। अंधेरे में मेरे इर्द गिर्द दरख्त और झाड़ियाँ और ऊंची नीची घास ही घास थी। हब्स इतना था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मुझे सांप बिच्छू का भी डर था और ये भी डर था कि किसी आदमखोर किस्म के शेर से आमना सामना ना हो जाए। मेरे पास चाकू तक नहीं था। आखिर मैं एक दरख्त पर चढ़कर उसके दो शाखे पर टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ मुझे चिमटियों और मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया। चिमटियाँ इतनी थी कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया, कपड़ों को अच्छी तरह से झाड़ा और गुंजान दरख्तों से बाहर निकलने के लिए एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। थोड़ी दूर चला हूँगा कि एक खुली जगह आ गई। आदमी घुप अंधेरे में भी बहुत कुछ देर रहे तो उसे चीज़ों के खाके से नज़र आने लगते हैं। मैं वैसे भी जंगल के अंधेरों का आदी था। अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे होशंगाबाद के घने जंगलों में न जाने कितनी रातें इस तरह गुजारनी पड़ी थीं, जहां ज़मीन पर गिरे पड़े गीले पत्तों और दरख्तों की शाखों का फर्श सा बिछा हुआ था। एक तरफ अंधेरे में एक चट्टान नजर पड़ी जिसका एक चंबा सा आगे को निकला हुआ था। रात गुजारने के लिए ये बड़ी मौजूद जगह थी। चट्टान पर जंगली बैल चढ़ी हुई थी जिसकी शाखें रसों की तरह लटक रही थी। मैं उनको पकड़कर चट्टानों के छज्जे पर चढ़कर बैठ गया। यहाँ मुझे मच्छर ज़रूर थे मगर चिमटियाँ नहीं थीं। मैंने चट्टान से टेक लगा ली और आंखें बंद कर लीं। मैं सो जाना चाहता था मगर हब्बस और गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैंने जैकेट उतार दी। अब मैं सिर्फ बुनियाद में था। उससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिला और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। चिड़ियों और दूसरे परिंदों के परशोर झंकारों ने मुझे जगा दिया। आंखें खोलीं तो सारे जंगल में दिन की रोशनी फैली हुई थी। धूप बाज दरख्तों से छन छन कर नीचे आ रही थी। दिन की रोशनी ने मुझे एक नई तवानाई अता की। मैं चट्टान के छज्जे से उतर आया और शुमाल के रुख चलने लगा। चलते चलते पसीने में शराबूर हो गया। अचानक एक छोटी सी नदी सामने आ गई। यहाँ किनारे पर धूप पड़ रही थी। मैं यहाँ एक तरफ होकर बैठ गया। जैकेट की जेब से इंडियन करेंसी के 100 के 5 नोट निकालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिए। पतलून और जैकेट इतने गीले नहीं रहे थे, फिर भी मैंने उन्हें उतार कर धूप में डाल दिया और नदी में उतर कर नहाने लगा। नदी का पानी ठंडा था। मैंने थोड़ा सा पानी पी भी लिया। पानी बड़ा साफ था। नदी में नहाने से तबीयत कदरे बशाश रही। थोड़ी देर वहां आराम किया और कपड़े पहनकर नदी के साथ साथ चल पड़ा। नदी आगे जाकर एक तरफ घूम गई। मैं भी उसके साथ ही घूम गया। यहाँ मैंने काले सांपों का एक जोड़ा देखा जो किनारे से जरा नीचे रेत में कुंडल मारे बैठा था। दोनों सांपों ने मुझे देखकर गर्दनें ऊंची की और अपने फन खोल दिए। मुझे और कुछ न सूझा। मैंने नदी में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे पर काफ़ी दूर तक दौड़ता चला गया। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं सांपों के जोड़े से काफ़ी आगे निकल आया हूँ तो कदम कदम चलना शुरू कर दिया। अब मुझे किसी हालत में भी भोपाल वापस नहीं जाना था, क्योंकि उस वक्त तक मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी रतलाम से लेकर भोपाल तक के सारे इलाके में फैल चुके होंगे और सड़कों वगैरह की नाकाबंदियां करके चेकिंग शुरू हो गई होगी और होटलों में भी छापे मारे जा रहे होंगे और कश्मीरी कमांडोज की तलाश जारी होगी। यकीनन मिलिट्री इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंची होगी कि असला की ट्रेन को कश्मीरी कमांडोज ने ही उड़ाया है। मैंने दिल में यही फैसला किया कि झांसी की तरफ निकल जाऊंगा। वहां किसी होटल में एक दिन और एक रात ठहरूंगा और उसके बाद अहमदाबाद की तरफ निकल जाने की कोशिश करूंगा। मेरे माथे पर जैनी हिंदुओं वाला तलक भी नहीं लगा हुआ था। कमांडो ऑपरेशन पर निकलते वक्त मैंने ये तलक मिटा दिया था और कलाई पर जो मंगलसूत्र बंधा हुआ था वो भी उतार कर जैकेट की जेब में रख लिया था, जो अब भी मेरी जेब में ही पड़ा था। अब मैं मौके माहौल के मुताबिक अपने आप को मुसलमान भी ज़ाहिर कर सकता था। नदी के साथ साथ चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहां नदी से हटकर दरख्तों के नीचे लकड़ियों की कटाई और चराई का काम हो रहा था। आरा मशीन चल रही थी। कुछ मजदूर काम पर लगे हुए थे। इन लोगों से मालूम हो सकता था कि मैं किस इलाके में निकल आया हूँ। मैं नदी के किनारे से उतरकर उन मजदूरों के पास आ गया। मुझे कुछ फासले पर एक शख्स दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठा नजर आया। वो घुटनों पर रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। कपड़े उसने साफ सुथरे पहन रखे थे। वो मुंशी लगता था। उसके कंधों पर सब्ज़ रुमाल पड़ा था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये मुसलमान है। मैं उसके करीब गया तो 150 उम्र आदमी ने मेरी तरफ देखा। अब मुझे उसके माथे पर पड़ा हुआ मेहराब भी नज़र आ गया। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसने बड़ी खुश इखलाकी से वालेकुम सलाम कहा और मुझसे पूछा कि क्या काम है। मैंने एक फर्जी कहानी घड़कर उसे सुना दी कि अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था। एक जगह हाथियों के गौल देखकर हम भागे, एक दूसरे से बिछड़ गए। उस आदमी ने कुदरती तौर पर यही पूछा कि हम कहाँ से शिकार खेलने जंगल में आए थे। मैंने कहा दरअसल हम झांसी से चले थे। 2 दिन रास्ते में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में क़याम किया, फिर उस जंगल में आ गए। हमारी दूसरी टीम दूसरे जंगल में है। मैं तो दिल्ली से अपने दोस्त के पास झांसी आया था। मुझे इस इलाके की वाकफियत भी नहीं है। ये बताइए कि झांसी यहाँ से कितनी दूर होगा। वो शख्स कुछ हैरानी के तसरात के साथ मुझे तक रहा था और कहने लगा, मियाँ झांसी तो यहाँ से बहुत दूर है और दूसरी रेलवे लाइन पर है। तुम तो बासूदा शहर के आसपास फिर रहे हो। मैंने सोचा कि चलो कोई शहर तो करीब है। मैंने कहा, अब मुझे बासूदा शहर का रास्ता बता दें, वहाँ से मैं किसी न किसी तरह झांसी पहुँच जाऊँगा।
उस आदमी ने रजिस्टर बंद कर दिया, मुझे चारपाई पर अपने पास बिठाया और एक मजदूर को आवाज़ देकर कहा, मियाँ इनके लिए शरबत तो लाओ। शरबत नींबू पानी का था। वो आदमी कहने लगा, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, अभी थोड़ी देर में हमारा ट्रक कटी हुई लकड़ियाँ लेने आएगा, मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगा, वो बासूदा शहर ही जाएगा। घंटा डेढ़ घंटा में जंगल में इस मेहमान नवाज मुसलमान मुंशी के पास बैठा लकड़ियों की चराई होते देखता रहा। उसके बाद एक खस्ता हाल सा ट्रक आ गया, उस पर चिरी हुई लकड़ियों के स्लीपर लादे गए। मुंशी ने मुझे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बिठा दिया। उस ट्रक ने मुझे डेढ़ घंटे बाद मध्य प्रदेश के जंगलों से निकालकर बासूदा शहर पहुंचा दिया। इस जमाने में बासूदा इतना बड़ा शहर नहीं था, छोटा सा शहर था। एक बाजार में मुस्लिम होटल का बोर्ड लगा था, ये एक दुकान थी। मैं दुकान के अंदर आकर मेज के गिर्द कुर्सी पर बैठ गया। मेरी साथ वाली मेज पर 3 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, मियाँ कहने वाले कहते हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि मिटघाट का पूरा स्टेशन, पूरी पहाड़ी उड़ गई है, भोपाल से उधर कोई गाड़ी नहीं आ रही। दूसरा आदमी कहने लगा, सुनना है फौजी ट्रेन थी। हाँ मियाँ, उसमें गोला बारूद लदा हुआ था, ये कश्मीरी मुजाहिदीन का ही कारनामा है, तुम देख लेना, कश्मीर से एक दिन हिंदू सिख फौजियों को भागना पड़ेगा। तीसरे आदमी ने मेरी तरफ देखकर अपने साथी को कोई इशारा किया। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या कोई गाड़ी पटरी से उतर गई है? वो बेनियाजी से बोला, खुदा जाने भाई, हमें तो कुछ मालूम नहीं। और वो तीनों उठकर चले गए। इसका मतलब था कि फौजी ट्रेन की तबाही की खबर सब जगह फैल चुकी थी। ये तीनों आदमी बासूदा के मुसलमान थे, मगर इतने डरे हुए थे कि एक अजनबी को देखकर ट्रेन की तबाही की बातें करते करते न सिर्फ रुक गए थे बल्कि उठकर चले गए थे। मैंने इस छोटी सी दुकान में खूब सैर होकर आलू गोश्त और बिरयानी खाई। अहमदाबाद जिन हिंदुओं के रूप में सब्जियां खाते खाते मैं तंग आ गया था। यहाँ से मैं बासूदा रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ आकर मालूम हुआ कि झांसी जाने वाली गाड़ी बासूदा स्टेशन से शाम के वक्त तैयार होकर जाएगी, क्योंकि मिटघाट स्टेशन पर फौजी गाड़ी के पटरी से उतर जाने की वजह से रेलवे भोपाल झांसी रेलवे ट्रैक बंद हो गया है और अब दिल्ली जाने वाली गाड़ियां रतलाम से राजस्थान के शहर कोटा और भरतपुर से होती हुई दिल्ली पहुंचती हैं। उस वक्त दोपहर के 3 बजने वाले थे। मैंने झांसी का टिकट खरीदकर जेब में रख लिया था। शहर में आकर चलने फिरने की बजाय मैं वहीं बासूदा स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही रहा। प्लेटफार्म पर ज़्यादा रश नहीं था। स्टेशन ऑफिस के आगे चाय वगैरह की छोटी कैंटीन थी, जिसके काउंटर पर 2-3 मुसाफिर खड़े चाय वगैरह पी रहे थे। खाली बोगियों के कुछ डब्बे प्लेटफार्म की दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर खड़े थे। एक इंजन गर्मजोशी से शिफ्ट करता इधर से उधर आ जा रहा था। शायद उसी इंजन ने शाम को झांसी जाने वाली गाड़ी तैयार करनी थी। शाम हो गई, प्लेटफार्म की बत्तियां जल उठी। इस दौरान मैं 3 बार काउंटर पर खड़े होकर चाय पी चुका था। खुदा खुदा करके एक खाली ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर लग गई। उस वक्त झांसी दिल्ली की तरफ जाने वाली काफ़ी मुसाफिर प्लेटफार्म पर अपने अपने सामान और बाल बच्चों के साथ आकर जमा हो चुके थे। गाड़ी के लगते ही मुसाफिरों ने खाली डब्बों पर हल्ला बोल दिया, मगर खाली डब्बे ज़्यादा थे। मैं भी एक निस्बतन खाली डब्बे में आकर बड़े आराम से खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। ये गाड़ी शुरू ही से पैसेंजर ट्रेन बन गई। रास्ते में छोटे से छोटा स्टेशन भी आता तो वहाँ खड़ी हो जाती और देर तक खड़ी रहती। इस ट्रेन ने मुझे अगले दिन रात के 10-11 बजे झांसी पहुँचाया। प्लेटफार्म पर उतरकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। किताबों वाले स्टॉल पर जाकर अखबार देखे। हर अखबार में मिटघाट पर फौजी ट्रेन की खबर नुमाया सुर्खियों के साथ छपी हुई थी। हर अखबार ने फौजी ज़राए के मुताबिक यही लिखा था कि ये काम कश्मीरी मुजाहिदीन का है और शहरी पुलिस और मिलिट्री पुलिस इस ट्रेन की तबाही के ज़िम्मेदार तखरीबकारों यानी कश्मीरी मुजाहिदीन की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मुजरमों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर भी जगह जगह मिलिट्री पुलिस के जवान नजर आए। गेट पर भी पुलिस के 2 सिपाही खड़े बाहर निकलने वाले हर मुसाफिर को गौर से देख रहे थे। मैंने उनकी बिल्कुल परवाह न की और टिकट चेकर को टिकट देकर बाहर निकल गया। झांसी हिंदुस्तान के मशहूर शहरों में से है। उस शहर से मुसलमानों की बड़ी अनमोल दीनी, इल्मी और अदबी रवायात वाबस्ता हैं, मगर इस शहर में भी मैंने मुसलमानों को गुर्बत और माशी पसमानदगी की हालत में देखा। मैं किसी मुसलमान होटल में ठहरना चाहता था। यहाँ मुझे अपने मास्टर सिपाही की हदायत के मुताबिक कम अज़ कम 3 रोज़ का इंतजाम करना था, ताकि जब मैं ट्रेन में सवार होकर वापस अहमदाबाद जाते हुए भोपाल और रतलाम के शहरों से गुजरूं तो मिलिट्री और सिविल पुलिस की सिक्योरिटी के इक़दाम थोड़े नरम पड़ चुके हों। मैं झांसी रेलवे स्टेशन के आसपास के बाज़ारों में घूमने फिरने लगा। अभी रात के 12 भी नहीं बजे थे। झांसी शहर में काफ़ी रौनक थी। यहाँ बहुत से होटल थे। एक होटल की दूसरी मंजिल पर लगा हुआ ताजमहल होटल का नेवन साइन बोर्ड रोशन नज़र आया, तो मैंने उसी होटल में कमरा किराए पर ले लिया। मैंने अपना नाम इमरान अली लिखवाया और कहा कि मैं बरेली में प्लास्टिक के डोंगे बाल्टियाँ बनाने का कारोबार करता हूँ। यहाँ झांसी में मार्केट का जायज़ा लेने आया हूँ।
रात मैंने बड़े आराम से अपने कमरे में सोकर गुजारी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त शहर में थोड़ी देर इधर उधर फिरता रहा। शाम को होटल में वापस आ गया। यहाँ दिल नहीं लगता था। तबीयत यही चाह रही थी कि झांसी से अहमदाबाद जाऊं और मिस्टर पांडे से मिलिट्री ट्रेन की तबाही का हाल सुनूं और ये मालूम करूं कि क्या ट्रेन में नीपाम बम वाले सारे रॉकेट तबाह हो गए थे या नहीं। ये जो भी सूरत हाल हो तरीके से मालूम करूं। वैसे तीसरे दिन झांसी में न रहा गया। मैं दूसरे रोज ही रात की गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद रवाना हो गया। मिडघाट के रेलवे ट्रैक बंद था। असला बारूद के धमाकों से चूंकि सारे का सारा स्टेशन ही उड़ गया था, इसलिए गाड़ियां अभी उस तरफ से होकर भोपाल अहमदाबाद नहीं जाती थीं। मालूम होता था कि हमारे कमांडो ऑपरेशन ने वाकई बड़ी तबाही मचाई थी। जिस गाड़ी में मैं सवार था वो झांसी से भरतपुर और भरतपुर से कोटा होती हुई अहमदाबाद पहुंची। उस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। मैं ला बाजार गया। वहां से अपने लिए खद्दर का नया कुर्ता पजामा, सदरी चप्पल और कालक लगाने वाली डब्बी खरीदी। उस दुकान के अंदर ही जीन्स जैकेट उतार कर लिफाफे में बंद किया। दूसरे कपड़े बदले। एक पार्क में पुराने कपड़ों का लिफाफा कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया। कलाई पर मंगलसूत्र भी बांध लिया और पार्क में ही एक तरफ बैठकर माथे पर कलक भी लगा लिया। जो रकम बची थी वो जेब में रख ली और टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मिस्टर पांडे अभी दफ्तर नहीं गए थे। मीनाक्षी सो रही थी। वो खुद ड्राइंग रूम में थे। नाश्ते के बाद सुगार पी रहे थे। मिस्टर पांडे जब कभी किसी दफ्तरी मसले के बारे में परेशान होते थे और सुगार सुलगा कर मुंह में रख लेते थे। मुझे हाथ बांध कर मिले, मेरे घुटनों को छुआ और बड़ी लजाजत से बोले, गुरुदेव, मैं तो आप ही की राह देख रहा था। सोमनाथ जी की यात्रा ज़रूर अच्छी रही होगी। आपने मेरे लिए भी ज़रूर प्रार्थना की होगी। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर पांडे मेरे लिए चाय बनाने लगे। शक्ल से काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। मुझे उसकी परेशानी की वजह मालूम थी। मैंने कहा, गोगल दास साहब ने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर श्री कृष्ण भगवान के नाम का जाप किया, 1000 सूत्रों का पाठ किया। मिस्टर पांडे ने चाय की प्याली मेरे आगे बड़े अदब से रखते हुए बुझे हुए तिल और मुर्दा सी आवाज़ में कहा, महाराज, मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्यों गोगल दास, क्या हुआ बताओ? आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। मिस्टर पांडे ने मेरे करीब कुर्सी घसीट ली और बोला, आपको तो शायद मालूम ही नहीं कि मेरी दफ्तरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और किस किस्म की हैं। मैंने भी कभी आपसे उनका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप महादीर के सच्चे भगत हैं। आप दुनियादारी के झमेलों से कोसों दूर हैं। मैंने जानबूझकर आवाज़ को रौबदार बनाते हुए कहा, गोगल दास, अपनी मुश्किल बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। मैं चाय पीने लगा। मिस्टर पांडे ने जल्दी से हाथ बांध लिए और बोला, गुरुदेव, गोला बारूद से भरी हुई एक ट्रेन हमने कश्मीर फ्रंट पर अपने फौजी झुंडों के लिए भेजी थी। उसे कश्मीरी कमांडोज ने उड़ा दिया है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या ये कोई पैसेंजर ट्रेन थी? गोगल दास बोला, नहीं महाराज, सारे के सारे डब्बे मालगाड़ी के थे और उनमें असला लदा हुआ था। मैं निपाम रॉकेटों की तबाही की तस्दीक चाहता था। मैंने पूछा, क्या उसमें कोई ख़ास किस्म का असला था? हाँ महाराज, उसमें अग्नि रॉकेट थे। उन्हें निपाम रॉकेट भी कहा जाता है। ये हमने ख़ासतौर पर कश्मीर फ्रंट के लिए किसी दूसरे मुल्क से हासिल किए थे। वो भी दूसरे असला के साथ भस्म हो गए। मैंने कहा, गोगल चंद, इसी किस्म के हादसे तो दुनिया के मुल्कों में होते ही रहते हैं। तुम क्यों परेशान हो? मिस्टर पांडे ने कहा, महाराज, इस ट्रेन को देवलाली से जम्मू तवी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे महकमे के सपुर्द थी। मेरे महकमे का एक खास सिक्योरिटी स्टाफ भी साथ जा रहा था। महाराज, ऊपर पंजाब और जम्मू कश्मीर में तो इस किस्म के धमाके होते रहते हैं, लेकिन हमारे प्रांत में ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीरी कमांडोज ने भोपाल और झांसी के दरमियान किसी फौजी गाड़ी को उड़ा दिया हो। महाराज, मिडघाट के स्टेशन पर तो बड़ी तबाही हुई है। स्टेशन का नामो निशान बाकी नहीं रहा। आपको शायद मालूम नहीं महाराज कि हमारा महकमा सेंट्रल नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इम्पॉर्टेंट महकमा है और ख़ास प्रधानमंत्री इंदिरा जी के मातहत है। ऊपर तो तूफान मच गया हुआ है। मेरे खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू हो गई है। गोगल दास की आवाज़ मजीद बुझ गई। बोला, मैं अपनी तरक्की की फिक्र में था और यहाँ मेरी नौकरी और मेरे पूरे सरकारी कैरियर की साख खतरे में पड़ गई है। महाराज, प्लीज़ मेरे लिए कुछ कीजिए, नहीं तो ना सिर्फ ये कि मुझे नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, बल्कि मेरी पेंशन भी जब्त हो जाएगी और सारी ज़िंदगी के लिए बदनामी का दाग माथे पर लग जाएगा। मैं मुतमईन हो गया। हम जो चाहते थे वैसे ही हुआ था। मैंने मिस्टर पांडे को झूठी तसल्ली देते हुए कहा, गोगल दास, तुम चिंता मत करो, हमसे जो हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। हम भगवान शिव जी के चरणों में खुद तुम्हारी अरदास पेश करेंगे।
मिस्टर पांडे मेरी शोबदाबाजियां देख चुका था, जिनको वो मेरी करामतें समझ रहा था। मेरे घुटनों पर हाथ रखकर कहने लगा, महाराज मेरी लाज रख लें, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने एक खास मकसद जहन में रखते हुए उसे कहा, तो मैं कह दिया ना कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे लिए भगवान शिव जी का खास चिल्ला करेंगे। आइंदा अगर कोई इस किस्म की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर पड़ने वाली हो तो हमें खबर कर देना, हम तुम्हें बचा लेंगे। मेरा तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा था। मिस्टर पांडे ने मुझे हमारे अगले कमांडो ऑपरेशन का टारगेट खुद ही बता दिया। कहने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई कि आपको कुछ न बताया, वरना ये दिन न देखना पड़ता। अब अगले महीने के पहले हफ्ते में किसी रोज़ हमारा एक बहुत बड़ा माल बरदार बैरी जहाज़ इसराइल के किसी बंदरगाह से कोबरा जंगी हेलीकॉप्टरों की पूरी खेप और मीडियम फेल्ड तोपें लेकर दवारका की बंदरगाह पर आकर लगेगा। अगर इस दौरान मुझे नौकरी से छुट्टी न मिल गई तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी मेरे महकमे के सपुर्द होगी। मगर महाराज पहले आप मुझे इस मुश्किल से बचाएं जिसमें मैं फंस चुका हूं। मिस्टर पांडे ने मुझे बहुत बड़ा टारगेट दे दिया था। मैंने अपनी मालूमात के लिए उसे पूछा। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, बीच में कभी कभी वो हिंदी बोलने लग जाता था। मैं अंग्रेजी में उससे ज़्यादातर इसलिए भी बात करता था कि अगरचे मैं हिंदी पूरी तरह जानता था, मगर किसी वक्त मेरे मुंह से फारसी और अरबी का कोई लफ्ज़ निकल जाता था। मैंने उसे पूछा, गोगल दास, हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है, मुझे बताओ कि हमारी हुकूमत आखिर इतना दौलत खर्च करके ये असला किस लिए मंगवा रही है? हमारी पाकिस्तान से कोई जंग तो नहीं लगी हुई, पांडे कहने लगा। महाराज आपको तो मालूम ही है कि कश्मीर पर हमने वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। कश्मीरी मुसलमान हमारे गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक किस्म का धर्म पद होता है, वहाँ हमारी फ़ौज भी आजिज़ आ गई है। हम ये सारा असला कश्मीर फ्रंट पर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मंगवा रहे हैं, क्योंकि महाराज कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया तो पूरा मशरकी पंजाब भी हमारे पास नहीं रहेगा। सिख वहाँ फ़ौरन खालिस्तान बना लेंगे। वो हाथ जोड़कर सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, गुरुदेव मुझ पर बड़ी भारी हफ्ता आन पड़ी है, मुझे इस बप्ता में से निकाल लीजिए, मैं सारा जीवन आपके चरणों में गुजार दूंगा। मैंने कुर्सी से उठते हुए मिस्टर पांडे के सर पर हाथ रखते हुए बड़े जलाल में आकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोगलदास, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी रखवाली करेंगे। अब हम ऊपर आराम करने जा रहे हैं। मैंने अपने कमरे में आकर सबसे पहला काम यह किया कि खुफिया जगह पर छुपाए हुए बेट लाइटर ट्रांसमीटर को निकाल कर देखा। वो अपनी जगह पर महफूज पड़ा था। इस दौरान नीचे ड्राइंग रूम के टेलीफोन में लगाया हुआ मेरा माइक्रोफोन भी अपनी जगह पर मौजूद था। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। ड्राइंग रूम में बाहर की आवाज़ों की भनभनाहट साफ सुनाई दे रही थी। मेरा ब्रीफ केस, जिसमें मेरे काफ़ी रुपए बंद थे, अलमारी के एक कोने में बिल्कुल महफूज पड़ा था। मैंने चाबी लगाकर उसे भी खोलकर देखा। सारे करेंसी नोट मौजूद थे। इतने पैसे ही कम हुए थे जिन्हें मैं निकाल कर ले गया था। यहाँ मेरी किसी चीज़ को किसी नौकर वगैरह के हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। घर के सब नौकरों वगैरह को मालूम था कि मैं अंतर्यामी सनत साधु हूँ। मुझे एक एक बात का पता चल जाता है। मैं ये खबर अपने सिपाही करीम भाई तक पहुँचाने के लिए बेताब था कि अगले महीने के पहले हफ्ते भारत का एक माल बरदार बैरी जहाज़ जंगी हेलीकॉप्टर और मीडियम फील्ड तोपों की भारी खेप लेकर दवारका की जेट्टी पर लगने वाला है। उसको मैं मिस्टर पांडे के बंगले से रेडियो ट्रांसमीटर पर यह खबर नहीं सुना सकता था। यहाँ से उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मुझे बाहर किसी महफूज जगह से उसको टेलीफोन करके दिन या रात के वक्त मुलाकात का कोई वक्त तय करना था। मैंने सोचा कि मुझे टेलीफोन करने के लिए मीनाक्षी के साथ गाड़ी में बाहर निकलना चाहिए। इस तरह मैं निगरानी करने वालों की नज़रों से बच सकता था। एक ख्याल ये भी था कि फ़ौजी ट्रेन की तबाही के बाद मिस्टर पांडे की आला सतह पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। ऐन मुमकिन था कि कोठी के बाहर मामूल की ड्यूटी पर बैठे हुए सीक्रेट सर्विस के आदमियों को अलर्ट कर दिया गया हो और अब वो हंगामी बुनियादों पर मेरी निगरानी शुरू कर दें। अब मेरा इस बंगले से अकेला निकलकर सिवाय किसी मंदिर के दूसरी जगहों पर जाना खतरनाक साबित हो सकता था। मिस्टर पांडे की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि मीनाक्षी अभी अपने कमरे में ही है। वो रात को डांस सेंटर से देर से आई थी। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर मीनाक्षी के कमरे का नंबर डायल किया। वो अपने बेडरूम में ही थी। मेरी आवाज़ सुनकर खुश होकर बोली, गुरुजी आप कब आए? पिताजी तो आपके आने का बड़ा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। उसने फिक्रमंद होकर कहा,
डैडी बहुत परेशान हैं गुरुजी, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे डैडी ने सब कुछ बता दिया है। मैं उनके पास ही से उठकर अपने कमरे में आया हूँ। मीनाक्षी ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, गुरुजी प्लीज़ मेरे डैडी को इस परेशानी से बचा लें, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मुझसे जो हो सका वो करूँगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे डैडी पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। हाँ, मैंने उस वक्त तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मुझे मेहनत जी से मिलने मंदिर जाना है। उनके लिए सोमनाथ मंदिर के बड़े पंडित जी का एक ख़ास संदेशा लाया हूँ। तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी गाड़ी में मंदिर तक छोड़ आओ। थोड़ी देर बाद मैं मीनाक्षी के साथ गाड़ी में बैठा नारायण जी के मंदिर की तरफ जा रहा था। बंगले से निकलते वक्त मैंने सामने वाले शीशे में से पीछे निगाह डाली थी। मुझे गेट के सामने दरख्त के पास एक आदमी उठकर दूसरी तरफ जाता दिखाई दिया था। अब मुझे मोहतात रहने की ज़रूरत थी। ये सिगरेट सर्विस का आदमी भी हो सकता था। मुमकिन है पुलिस की कोई ख़ास गाड़ी कहीं करीब ही मौजूद हो और वो उसमें बैठकर मेरे पीछे आए। मिलिट्री एमुनेशन की ट्रेन की तबाही और मिस्टर पांडे के खिलाफ ऊपर की सतह इंक्वायरी शुरू हो जाने के बाद खुफिया पुलिस के ये इकदाम बिल्कुल ज़ाब्ते के मुताबिक थे। मीनाक्षी मुझे मंदिर के दरवाजे पर उतार कर चली गई। मैं मंदिर के बड़े कमरे में महावीर की बड़ी मूर्ति के पास कुछ देर आंखें बंद करके बैठा माला का जाप करता रहा। कुछ भी नहीं पड़ रहा था। मेरे हाथ माला के दानों पर चल रहे थे, मगर ज़हन सोच रहा था कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, किस तरफ से बाहर निकलूँ और कहाँ जाकर मास्टर सिपाही करीम भाई से फ़ोन पर रब्ता कायम करूँ। अब मुझे ये धड़का भी लगा रहता था कि कहीं अचानक पुलिस आकर मिस्टर पांडे के बंगले में मेरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू न कर दे। वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसा कर सकती थी। तलाशी लेने की सूरत में मेरा सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हो सकता था। ये मेरे गैर मुल्की जासूस होने का बहुत बड़ा सबूत था, मगर ये खतरा तो बहरहाल मुझे मोल लेना था। मैं कोई पौन घंटा वहाँ बैठा रहा, फिर उठकर मूर्ति के कदमों को छू कर हाथ आंखों के साथ लगाए और आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ मंदिर के एक भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। पूजा करने वाले श्रद्धालु उस दरवाजे से भी आ जा रहे थे। मैंने दरवाजे की दूसरी जानिब निगाह दौड़ाई। अगर खुफिया पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे लगा हुआ था तो वो यकीनन उसी दरवाजे पर मौजूद होगा। वहाँ 2-3 आदमी थे। ये आम गुजराती हिंदू थे जो एक स्टॉल पर से फूलों की मालाएं खरीद रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि अब जो हो सो हो, मुझे तो बहरहाल यहाँ से निकलना ही है। बड़े दरवाजे से नहीं तो अकबी दरवाजे से ही सही, और मैं अकबी दरवाजे से निकल गया, जहाँ एक छोटी सी सड़क मंदिर की दीवार के साथ घूमती हुई दूसरी तरफ बड़ी सड़क पर निकल जाती थी। मैं बड़े सुकून से हिंदू साधुओं की तरह कदम कदम चलता, एक हाथ में माला चलाता बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ से एक टैक्सी पकड़ी और बड़े चौक वाले सलमा हाउस के सामने जो रेस्तोरां था वहाँ उतर गया। उस रेस्तोरां से मैं पहले भी एक बार टेलीफोन कर चुका था। फ़ोन काउंटर के पीछे एक तिपाही पर पड़ा रहता था। मैंने रेस्तोरां के मालिक से इजाज़त लेकर करीम भाई का नंबर घुमाया। उसने मेरी आवाज़ सुनते ही पूछा, कोई ख़ास बात? ये शख्स टेलीफोन पर हमेशा मुख्तसर और शॉर्ट हैंड में गुफ्तगू करता था। मैंने कहा, स्वामी महावीर जी की जयंती करीब आ रही है, आपसे इस बारे में बात करनी थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, 1 घंटे बाद कंकरियाँ झील के पास सुल्तान कुतुबुद्दीन की मस्जिद के पीछे आ जाओ। और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बहरहाल वहाँ पहुँचना था। मैंने सोचा कि 1 घंटा कहाँ पर गुजारा जाए कि अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ भी है तो उसे शक भी ना पड़े और उसे धोखा से उसकी नज़रों से ओझल होने की भी कोशिश की जाए। मैं रेस्तोरां से निकल आया। सामने बस स्टॉप था। लोग बस के इंतज़ार में खड़े थे। मैंने दिल में एक स्कीम बना ली थी। जैसे ही बस आई, लोग उसमें सवार होने के लिए एकदम आगे बढ़े। मैं भी लोगों के हजूम में घुस गया। उस बस के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा पीछे था जहाँ से लोग सवार होते थे। दूसरा दरवाज़ा ड्राइवर की सीट के सामने दूसरी तरफ खुलता था, जहाँ से सवारियाँ उतरती थीं। बस के अंदर आते ही मैंने तलाश के बहाने अगले दरवाजे की तरफ चलने लगा। फिर दूसरे दरवाजे में आकर जल्दी से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैंने एक रक्शे को हाथ दिया। वो रुक गया। मैं उसमें घुस गया और ड्राइवर से कंकरियाँ झील की तरफ चलने को कहा। इस किस्म की सूरत हाल में मैं उससे ज़्यादा एहतियात नहीं कर सकता था। अगर वाकई अब भी कोई आदमी मेरे पीछे आ रहा था तो फिर उससे निजात हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं सिर्फ उस वक्त कमांडो अटैक का आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का कायल था जब दूसरा कोई चाराकार बाकी न रहा हो। मोटर रक्शे ने मुझे कंकरियाँ झील वाले पार्क के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ये झील अहमदाबाद की बड़ी मशहूर झील और तफरीही मकाम है। मैं पहले भी इस झील का जिक्र कर चुका हूँ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इस झील को बड़ी तरक्की दी थी और आसपास घने
फलदार दरख्त लगवाए थे। जहांगीर बादशाह यहाँ तफरीह और शिकार की गर्ज से अक्सर आया करता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने झील किनारे एक आलीशान मस्जिद भी बनवाई थी, जो अपनी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ आज भी कायम है। झील के किनारे किनारे दूर तक उस तारीखी मस्जिद का बरामदा चला गया था। बरामदे के सतूनों का अक्स झील के साकिन पानी में झलमलाता नजर आता था। मैं मस्जिद के पीछे चला आया। ये जगह निस्बतन वीरान सी थी। एक बारादरी का खंडर सा बाकी रह गया था। मैं खंडर के एक जानिब होकर साए में बैठ गया। मैंने माला का जाप शुरू कर दिया और यूं बैठा था जैसे भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। मैं कंखियों से चारों तरफ देख रहा था। मुझे वहाँ कोई मशकूक आदमी नजर न आया। ठीक वक्त पर एक तरफ से करीम भाई आता दिखाई दिया। वो मेरे करीब से होकर आगे निकल गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, फासला डालकर मेरे पीछे चले आओ। मैंने ऐसा ही किया। आगे दरख्तों के दरमियान एक जगह पुराने ज़माने का एक टूटा फूटा मीनार था, जिसकी निचली मंजिल ही बाकी रह गई थी। उस मीनार में दरवाज़ा था और सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं, जिस तरह हमारे लाहौर के मकबरा जहांगीर के मीनारों में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। करीम भाई सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चला गया था। मैं भी नीचे उतर गया। नीचे एक छोटे से बंदगार के और कुछ नहीं था। करीम भाई ने मुझे देखते ही पूछा, कोई ख़ास बात? मैंने उसे दवारका की बंदरगाह पर अगले महीने के पहले हफ्ते में आने वाले बहरी जहाज़ के बारे में जल्दी सारी तफसील बयान कर दी। वो बोला, इस जहाज़ में जो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वो यकीनन कश्मीर के फ्रंट पर कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे, और मीडियम तोपखाना भी कश्मीर महाज के लिए ही मंगवाया गया है, वरना इस किस्म के असला मंगवाने की उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। ये सारा असला कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए ही मंगवाया गया है, क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन हर रोज़ ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। भारतीय फ़ौजों का बहुत जानी नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, फिर तो इस जहाज़ की तबाही बहुत ज़रूरी है। करीम भाई कहने लगा, उसके लिए तुम्हें दवारका जाना होगा, लेकिन पहले तुम सोमनाथ जाओगे और मंदिर में एक पुजारी सुन्नत बनकर हालात का जायज़ा लोगे। दवारका वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इस मिशन में भी तुम्हारे साथ हूँगा, मगर मैं पहले दवारका का जायज़ा लूँगा कि हम बंदरगाह में किस तरीके से दाखिल हो सकते हैं और हमें जहाज़ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्योंकि इस जहाज़ की सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया होगा। मैंने उसे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें जहाज़ को तबाह करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? करीम ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जहाज़ की बंदरगाह में आमद से एक हफ़्ता पहले दवारका में मौजूद हूँगा। तुम सोमनाथ के मंदिर में ही पुजारी की हैसियत से रहोगे। मैं तुम्हें वहीं आकर मिल लूँगा। अगरचे ये मर्चेंट नेवी का माल बरदार जहाज़ होगा, मगर उसकी आमद को इंतहाई खुफिया रखा जाएगा, क्योंकि इस जहाज़ पर फौजी असला लोडेड होगा। लेकिन मुझे अपने ज़राए से इस जहाज़ की आमद का पता चल जाएगा। अगर ये जहाज़ यूरोप या जनूबी अफ्रीका की किसी बंदरगाह से आ रहा है, तो अब तक वहाँ से चल चुका होगा। उसकी आमद की तस्दीक हो जाएगी, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही अमल करना होगा। तुम एक हफ़्ता पहले सोमनाथ चले जाओ और मैं दवारका पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, जहाज़ को दो तरह से तबाह किया जा सकता है, या तो उसके पैंदे में मैग्नेट टाइम बम लगाकर उसे डबो दिया जाए, या उसके इंजन रूम और असला खाने में टाइम बम रख कर उसे उड़ा दिया जाए। करीम भाई ने मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखा और बोला, एक बात याद रखना, ये काम इतना आसान नहीं है। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस इतनी अहमक नहीं है कि जहाज़ को हमारे लिए खाली छोड़ दे और हम अपनी मनमानी कार्रवाई करके वापस आ जाएं। इस कमांडो ऑपरेशन में हो सकता है हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ जाए। मैंने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, खुदा की कसम, अगर मैं अपनी जान कुर्बान करके इस जहाज़ को तबाह कर सकता हूँ, तो मैं एक बार तो क्या, इस्लाम और कश्मीरी मुसलमानों के लिए 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। करीम भाई ने मुझे अपने गले लगा लिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।